हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज विच इज अ पार्ट वन अकेडमी। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जहां हम देखने वाले हैं, याद करो कल क्या देखने वाले हैं। 21 तारीख को देखा था हमने कि मार्च के महीने में जो पूछा गया था CHSL में क्वेश्चन, और आज फिर हम लोग देखेंगे उसी श्रृंखले को। कल देखा था हमने 18 मार्च को जो एग्जाम में पूछा गया था, और आज देख रहे हैं 19 मार्च को जो पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल याद रखना, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से तैयारी को पता चलेगा कि सर 2021 में जो CGL CHSL MTS के जो एग्जाम होंगे, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। ठीक है बच्चे, आइए समझते हैं, देखते हैं। शुरू करने के पहले मैं फिर से बताऊं कि देखो आज हम 22 तारीख में आ खड़े हैं, तो एक दिन के बाद यानी कल के बाद परसों 24 अक्टूबर को ये बैच शुरू हो रहा है। तो अब चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को, बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा, बिल्कुल। ठीक है बच्चे, तो रेफरल कोड क्या यूज करेंगे? बाबा10, क्योंकि देखो अब आपके पास मात्र 40 दिन समय बचे हैं, क्योंकि दिसंबर को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके मार्क्स 75+, 80+ आते हैं तो ही हम टिक पाएंगे NTPC CBT में। अदरवाइज बच्चे बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि करोड़ों करोड़ों बच्चे भरे हैं। 1 करोड़ से ऊपर वैकेंसी में फॉर्म गिरे हैं, सोचो 35-36 हज़ार की वैकेंसी में। ठीक है, तो बिल्कुल घर में रहिए, आराम से ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। जरा से भी आपको डाउट लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे जो जनरल साइंस है, ये SSC को टारगेट करते हुए आप ये बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ये बैच में ज्वाइन कर सकते हो ना, जहाँ मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अभी, इसके बाद मैं बायो पढ़ाऊँगा। इसमें रेफरल कोड क्या लगाएंगे? बाबा10। टाइमिंग इसकी 3 PM और रेलवे की 12 PM। ठीक है, आइए देखते हैं। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट? राज्य में सरकार का मुखिया कौन होता है? राज्य में सरकार का मुखिया की बात करते हैं, जल्दी। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट? राज्य में सरकार का मुखिया कौन है? क्या होगा? CM। भाई देखो, दो चीजें हैं, एक होता है राज्य का मुखिया, राज्य का मुखिया, और एक होता है सरकार का मुखिया। तो राज्य का मुखिया में गवर्नर हो जाएगा, और सरकार के मुखिया में CM हो जाएगा। वैसे ही देश की बात करें तो देश का मुखिया प्रेसिडेंट, और देश केंद्र सरकार में मुखिया PM। इसीलिए इसको रियल एग्जीक्यूटिव, CM को रियल एग्जीक्यूटिव, PM को रियल एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव और गवर्नर को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा बच्चे। स्मृति मंधाना इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? स्मृति मंधाना किस खेल से जुड़ी है? बिल्कुल आसान सवाल पूछता है, ऐसे SSC MTS में ऐसा सवाल पूछता है जो बिल्कुल मजा आ जाता है। तो स्मृति मंधाना किस खेल से जुड़ी है? स्मृति मंधाना इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? क्या होगा? क्रिकेट। स्मृति मंधाना किस खेल से जुड़ी है बच्चे? क्रिकेट से जुड़ी है। याद रहेगा कि स्मृति मंधाना क्रिकेट से जुड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट। हु बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? देखो दो चीजें हैं, एक आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस और एक बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी 1946। याद करिए, हमने 19 तारीख में पढ़ाया था अनअकैडमी पे फर्स्ट इन इंडिया स्पेशल क्लास में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। हमने बताया था उसमें 1946 के मंत्रिमंडल में, तो वहां पर आपके शिक्षा मंत्री कोई और थे। इस समय शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आजाद। तो स्वतंत्र भारत के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के, 1922 में बने थे। इसके अलावा ये भी जान लो कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लगातार 42-43 तक रहे, क्योंकि उस समय तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ मकर संक्रांति इन गुजरात? गुजरात में मकर संक्रांति का क्या नाम है? क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ मकर संक्रांति इन गुजरात? गुजरात में मकर संक्रांति का बात करें तो मकर संक्रांति का नाम है उत्तरायण। क्या बच्चे? उत्तरायण। गुजरात में मकर संक्रांति का क्या नाम है? उत्तरायण है। याद रहेगा।
व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देख लो इतने आसान सवाल पूछे हैं, इतने आसान सवाल पूछे गए हैं तो आप सोच नहीं सकते। अब ऑप्शन मत मांगना कि सर ऑप्शन क्या है। टेम्परेचर, तापमान के सही मात्रक की बात करें क्या होगा, तापमान के सही मात्रक केल्विन। क्या होगा, केल्विन। तापमान के सही मात्रक क्या होगा बच्चे, केल्विन होगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। हु रेगुलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, कौन नियंत्रित करता है। हु रेगुलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, भारत में, बताओ। मौद्रिक नीति को कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। देखो दो चीजें हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी है और एक फिजिकल पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो जहां राजकोषीय नीति की बात करेंगे वो समझ लेना, राजकोषीय नीति की बात कर दें, लिखो यहां राजकोषीय नीति की बात करें तो आप ये समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और मौद्रिक नीति आरबीआई। मौद्रिक नीति के तहत आप देखोगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, ये सब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपाय हैं, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। देखो कैसे सवाल पूछे हैं बच्चों वाली, राष्ट्रपिता के रूप में किसे जानते हैं। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता के रूप में हम महात्मा गांधी को जानते हैं। जानते बच्चे, महात्मा गांधी। किसने कहा था, आपको याद होगा 1943-44 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था, है ना। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। समझना कितने सारे सवाल निकलते हैं इससे। पहले मैं बता देता हूं जवाब, फिर मैं बताता हूं सवाल। देखो 1905। अब समझना, पहला, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई 1905 को। दूसरा, कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। तीसरा, वायसराय कौन थे, करजन। चौथा, फिर ये बंगाल विभाजन जो है पार्टीशन, ये कब रद्द हुआ, कब कैंसिल हुआ। चौथा, तो 1911 में। एक और बनता है सवाल कि सर उन बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में क्या शुरू होता है, तो 1905-06 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है 1911 में। जब बंगाल विभाजन कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, तब यहाँ के वायसराय कौन थे, जैसे इस समय वायसराय करजन है, तो इस समय वायसराय थे, इस समय वायसराय थे आपके हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इसी समय दिल्ली दरबार लगता है। और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, लेकिन इंप्लीमेंट होता है 1912 में। और फिर से बंगाल का विभाजन होता है, लेकिन इस बार बिहार को अलग कर दिया जाता है बंगाल से, जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। तो ऐसे करके समेटना होगा, याद रखना होगा, तब जाकर आपके क्वेश्चन बनेंगे। अदरवाइज केवल एक क्वेश्चन आया, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, आपने 1905 लगाया, आगे बढ़ गए। उससे आसपास जुड़े जितने सारे सवाल हैं सबको जोड़ लो, टेल कर लो, तब जाकर काम बनेगा आपका, ठीक है। सनराइज फर्स्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है। तो आपको पता है सूरज पूरब में निकलेगा, तो सब हमें देखना पड़ेगा कि पूर्वोत्तर भारत में कौन से राज्य हैं, क्या होगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। और बताऊं, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर है बच्चे, इसीलिए हमें जीएमटी यानी जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे एक ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चुनना था, एसटी चुनना था, जो ना गुजरात वालों को प्रॉब्लम हो, ना अरुणाचल प्रदेश वालों को प्रॉब्लम हो,
इसलिए IST हमने चुना बीचों बीच। कहाँ? नैनी, मिर्जापुर। देखो क्या क्या रहेंगे ऑप्शन में, या तो नैनी, मिर्जापुर या फिर इलाहाबाद, या इलाहाबाद। हमारी बात समझ में? ठीक है। अब सबसे पूर्वी भाग भारत का किबीथु, किबीथु या वलांगू और वलांगू, कुछ भी हो, है ना। चलो आगे देखिए। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क, दिमाग किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जल्दी। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर के दिमाग किसे कहेंगे? क्या होगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है। ड्रग यूज एज पेन रिलीफ, दर्द से राहत के रूप में जो हम दवा का उपयोग करते हैं, उस दवा का नाम क्या है? उस दवा का नाम क्या है? उस दवा का नाम क्या है? क्या होगा दवा का नाम? दवा का नाम है एनाल्जेसिक। क्या होगा बच्चे? एनाल्जेसिक को हम दर्द से राहत के रूप में दवा का उपयोग करते हैं। ये सारे सवाल पूछे गए हैं मार्च CHSL में, और ये सारे के सारे सवाल मैंने पढ़ाया आपको मार्च CHSL के बाद ही। याद करिए, जब एग्जाम रिव्यू लिया था हमने मार्च में, याद आया कुछ? तो ये ऐसे सवाल हैं जो हिट करते हैं हमेशा एग्जाम में आपको। इंडिया डिक्लेयर्ड एज ODF ऑन विच डे? भारत को किस दिन ODF घोषित किया गया? ODF मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में शौच, खुले में शौच से मुक्त, शौच से मुक्त। पहला राज्य याद होगा आपको खुले में शौच से मुक्त, क्या? सिक्किम है। पहला राज्य क्या है? सिक्किम, है ना। तो भारत को किस दिन ODF घोषित किया गया? आपको याद होगा जब गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तब मोदी जी ने कहा था कि जब हम 150वां साल यानी 150 साल जब हम बनाएंगे, मतलब जन्मशती गांधी जी का, तब जाकर हम घोषणा करेंगे। अब खुद सोचो कि 150 यानी कब निकल कर आया हमारा ये? 2 अक्टूबर 2019 को। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को जन्म होता है। 150 जोड़ो 9, 2019 निकल कर आया। तो कम से कम एक चीज तो याद रखोगे ना, 150। देखो तो मोदी जी कहते थे कि हम तय करें कि जब हम गांधी जी की 150वीं जन्मशती मनाएंगे तो हमारा हर गांव, हर मोहल्ला, हर स्कूल बिल्कुल साफ सुथरा रहे। क्लियर है? चलो आगे देखिए। सवाल नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी? निम्नलिखित में से कौन सा नमक, कौन सा लवण समुद्र से प्राप्त होता है? कौन सा लवण समुद्र से प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी? कौन सा लवण प्राप्त करते हैं समुद्र से? अरे सिंपल सा जो खाने वाला नमक है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं, और क्या? समुद्री घास से। आयोडीन तो यहीं से प्राप्त करते हैं ना, जो जिससे जिससे कमी से घेंगा रोग देखने को मिलता है, ग्वाइटर देखने को मिलता है। ठीक है। कंप्यूटर में फायरवॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है? फायरवॉल इन कंप्यूटर यूज्ड फॉर, कंप्यूटर में फायरवॉल किसके लिए उपयोग करते हैं, जरा सा बताइए। सवाल नंबर 14। फायरवॉल, फायरवॉल नहीं बच्चे, फायरवॉल है यार, रुक जाओ बच्चे रुक जाओ। फायरवॉल है ना, फायरवॉल। तो कंप्यूटर में जो फायरवॉल है किसके लिए यूज करते हैं बच्चे? तो कंप्यूटर में हम फायरवॉल यूज करते हैं मैलवेयर को रोकने के लिए। फायरवॉल लिख दे रहे हैं। मैलवेयर मतलब क्या हो गया कि जितने भी अनवांटेड चीज हमारे कंप्यूटर में इंटर करेगा ना, तो वो बिल्कुल वॉल के रूप में लगा रहेगा, जो इंटर हमारे कंप्यूटर में इंटर करने से रोकेगा, आने नहीं देगा।
तो किसके लिए उपयोग करते हैं? मैलवेयर को रोकने के लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं। ठीक है। नेम द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? किस नाम से जानते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को? कई नाम हैं और सारा नाम गिना दूंगा, जल्दी बताओ नहीं तो सारा नाम गिना दूंगा। सांगपो, देखो तिब्बत में निकलती है सांगपो के नाम से। चाइना में इसका नाम पड़ता है यारलुंग जांगबो जियांग। यारलुंग जांगबो जियांग। इंडिया में जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है और अपने में लोहित और दिहांग को मिलाएगा, लोहित और दिहांग को मिलाएगा, तब जाना जाएगा ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और ये बांग्लादेश में जब इंटर करता है तो जाना जाता है जमुना के नाम से। और जब ये बांग्लादेश में गंगा जो पद्मा बनती है, पद्मा में जब मिलेगा जमुना तब जाना जाएगा पद्मा के नाम से। और जब पद्मा यानी गंगा का नाम पद्मा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना है, दोनों मिलती है तो पद्मा कहलाती है। लेकिन बांग्लादेश में एक और नदी आती है मेघना, तीसरी, ये मिलती है किसमें? पद्मा में, जो ऑलरेडी गंगा और जमुना, जमुना यानी ब्रह्मपुत्रा का संगम है। मेघना मिलने के बाद फाइनली बंगाली खाड़ी में मेघना के नाम से मिल जाती है। मजा आ गया? कितने सारे क्वेश्चन निकल कर आए। तो इसी तरीके से समेटना पड़ेगा। ना समझ में आए तो फिर से देखना है इस वीडियो को, बहुत मजा आएगा। ठीक है। हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्म विभूषण इन 2019? 2019 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड पद्म विभूषण इन 2019? 2019 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? तो 2019 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? क्या होगा? 4 लोगों को, मात्र 4 लोगों। अच्छा ये बताइए, जब 2019 का पूछा है, क्या 2000 इसका नहीं पूछेगा? आने वाले समय में पूछेगा ना, बिल्कुल पूछेगा। देखो तो 2019 में भारत के राष्ट्रपति ने 112 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री है। 94 पद्मश्री है। ठीक है। अब इनमें से 21 महिलाएं हैं, जिनमें से 21 विदेशी व्यक्ति हैं, 3 मरणोपरांत हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था एग्जाम में पिछले साल ही। ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। तो ये तो 2019 का हो गया। 2020 की बात करें, ये देखो पद्म भूषण विभूषण के कौन कौन है? MS तीजनबाई छत्तीसगढ़ की हैं, आर्ट फॉक वोकल फॉल्क हैं। इस्माइल दरबार पब्लिक अफेयर्स जिबूती के हैं। अनिल कुमार मणिभाई नायक महाराष्ट्र से हैं, व्यापारी हैं। और श्री बलवंत मोरेश्वर वो महाराष्ट्र से हैं, एक्टिंग थिएटर हैं। 2020 में राष्ट्रपति ने 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, इसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण, 118 पद्मश्री है। 118 पद्मश्री अवार्ड हैं, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। इनमें से 34 महिलाएं हैं और 12 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। 12 व्यक्ति मरणोपरांत पाए हैं, यानी मरने के बाद उन्हें घोषणा किया गया, उनके अचीवमेंट को देखते हुए। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड इन विच स्टेट इंडिया? विच स्टेट इन इंडिया? कोणार्क सूर्य मंदिर आपको याद होगा उड़ीसा में है। गंग राजवंश ने निर्माण कराया, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा कहते हैं, याद रखना। इसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक है बच्चे। सवाल नंबर 18, सालसेट आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है भारत में सालसेट आइलैंड? बिल्कुल आसान सवाल था, बताना चाहिए था। महाराष्ट्र में। सारे सालसेट और बसीन की संधि हुई थी, याद आ गया? तो सालसेट और बसीन
कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो सालसेट द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? भारत में किस जगह पे, किस प्लेस पे? लिपुलेख पास इज लोकेटेड इन, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा की बात करेंगे, उत्तराखंड है। माना, नीति सब कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है। एक वर्ष में कितने बार टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है? बिल्कुल आसान सवाल था। हाउ मेनी टाइम्स टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन एन ईयर? एक वर्ष में कितने बार टेनिस टूर्नामेंट? 4 टेनिस तो होता है भाई, 4 होता है। कौन कौन होता है? देखो, विंबलडन हुआ, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस, ये तो है। अब जरा सा कमेंट आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है? इसका सीक्वेंस बताना है कि जनवरी में तो ऑस्ट्रेलियन होता है पहले, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच, यूएस। इसका सीक्वेंस सही क्या है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बैटल ऑफ बक्सर, जल्दी। अगर मैं बैटल ऑफ बक्सर की बात करूं ना, बक्सर के युद्ध की बात करूं ना, तो कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। देखो, 2 युद्ध होता है, हम गलती करते हैं। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। ये 23 जून 1757 को देखने को मिला, और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को देखने को मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? प्लासी कहाँ? बंगाल में। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इस समय वायसराय, गवर्नर जनरल था, और हेक्टर मुंडो सेनापति था इस समय। विच वीमेन स्पेंट द लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस? किस महिला ने अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताया है? विच वीमेन स्पेंट द लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस? किस महिला ने अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताया है? क्या होगा? क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच 328 दिन, सोचो, लंबा समय क्रिस्टीना कोच ने बिताया है। अमेरिका की है, नासा की। इस बार भी पूछा है और मार्च में भी पूछा था। सोचो, ये मार्च में भी आया था एग्जाम में, और इस बार भी पूछा है हाल फिलहाल में। सोचो, रिपीट किया क्वेश्चन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चे जो रिपीट करते हैं। ठीक है। इफ प्रेसिडेंट डाइज हु विल रिप्लेस हिज पोजीशन? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी स्थिति को कौन प्रतिस्थापित करेगा, यानी उनके जगह पे फिर कौन आएगा? तो क्या होगा? अरे बिल्कुल आसान सवाल है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु होगा तो उपराष्ट्रपति आएगा। हाँ, मैक्सिमम 6 माह तक हम चुनाव नहीं कराएंगे, चलो ठीक है, उपराष्ट्रपति आएगा। जब ये होता कि वो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति इलेक्शन में खड़ा हो गया राष्ट्रपति के चुनाव में, तब आते सीजेआई। एक बार हुआ ना मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगर ये ना होते तो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो 33 में सीनियर मोस्ट होते, वो आते। लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु के तुरंत बाद कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। तब तक सारा सुख सुविधा ये राष्ट्रपति का भोगेगा जब तक चुनाव ना हो जाए। लेकिन 6 माह के अंदर हमें चुनाव कराना बहुत जरूरी है। ठीक है। श्रीरंगपत्तनाम, श्रीरंगपत्तनाम किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीरंगपत्तनाम की बात करें, किस नदी के तट पर? कावेरी में, कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में कावेरी में स्थित है श्रीरंगपत्तनाम, याद रखना। कहाँ पे? कावेरी में स्थित है। ठीक है बच्चे। फोटो इलेक्ट्रिक रे या फोटो इलेक्ट्रिक किरणें किसके द्वारा खोजा गया था? फोटो इलेक्ट्रिक रे, फोटो इलेक्ट्रिक किरणें किसके द्वारा खोजा गया है? हर्ट्ज के द्वारा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक रे, फोटो इलेक्ट्रिक किरणें की खोज की गई है। तो ये था 25 सवाल जो आपके मार्च में पूछे गए थे, मार्च के महीने में पूछे गए थे। अब सोचो, ये सवाल क्या रिपीट नहीं होंगे? बिल्कुल रिपीट होंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि रिवीजन करने के लिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ना आपकी तैयारी को ये पता चलेगा कि आपने भैया कैसा कैसा सवाल आया, कैसा सवाल नहीं आया है। ठीक है बच्चे। फर्स्ट सीईसी ऑफ इंडिया, भारत का पहला सीईसी, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सिंह। और सबसे मजे की बात, ये सूडान और भूटान दोनों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे ये पहली बार। मजे की बात ये, इलाहाबाद ट्रीटी साइंड इन विच ईयर? इलाहाबाद संधि किस वर्ष हुई थी? दो इलाहाबाद का संधि होता, आपको याद होगा। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि देखने को मिलता है। कब? 1765 में। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का सेशन। फिर से आपको कहेंगे कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, जरा सा भी मन में शंका किंतु इफ बट है, तो आप ये एनटीपीसी का क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फायदा होगा। ये हमारी मतलब अपना निजी एक्सपीरियंस है ये, जिसमें ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं परसों यानी 24 फरवरी से। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, मैथ्स रीडिंग सब कुछ मिलेगा बच्चे आपको यहाँ। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जनरल साइंस जो पढ़ा रहा हूँ मैं। टाइमिंग इसकी 3 बजे है बच्चे, 3 PM। और अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो रेगुलर आना, और अगर आप जब भी लगेगा ज्वाइन करना है तो जो रेफरल कोड है ना BA 10 आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर से, उसे ओपन करना, अपना मोबाइल नंबर डालना, 6 डिजिट OTP से वेरीफाई करना। ये सब करने के बाद अपना गोल सेलेक्ट करना है यहाँ पे, SSC एग्जाम या रेलवे एग्जाम जो भी होगा। जैसे सेलेक्ट होगा फिर नेक्स्ट स्टेप में गेट सब्सक्रिप्शन पे आओगे। गेट सब्सक्रिप्शन पे आने के बाद पूछेगा कितने मंथ का, तो मैं हमेशा सब बच्चों से कहता हूँ कि अपना पैसा मत बर्बाद करो, कम से कम 12 महीने के लिए जुड़ना, क्योंकि CBT 1 से कुछ नहीं होगा, CBT 2 भी पास करना पड़ेगा हमें, तभी NTPC लगेंगे। प्री मेंस सब देखना पड़ेगा। रेफरल कोड यूज करेंगे BABA10, तो ये पता क्या 10% का पर रिबेट होगा, छूट मिलेगा। आप स्पेशल क्लास करते हैं हमारे, क्योंकि 2 स्पेशल क्लास चलता है हमारा 10:15 बजे और 5:35 पे, उससे भी आप क्रेडिट पॉइंट यूज करके 10% फायदा उठा सकते हो BABA10 के साथ अलावे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो 1 टाइम ये EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, डेबिट कार्ड यानी ATM होगा तो 1 टाइम पेमेंट, रेफरल कोड BABA10 बिना स्पेस लगाए कैप्स लॉक में। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर पहली बार जुड़े स्टूडियो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चे नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।